जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर न्यू फिजिक्स क्लास। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड टॉपिक है। आपको इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ध्यान से सब लोग समझेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर के लिए कि आज के लेक्चर को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट अप किया है। तो एक टॉपिक पोटेंशियोमीटर का रहेगा, एक वीडियो मैंने पोटेंशियोमीटर के लिए बनाई है, और उसके बाद एक वीडियो मैंने एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए बनाई है। ठीक है, आपको ये करना है कि जैसे ही ये वाली वीडियो खत्म हो, आपको तुरंत पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो को देखना है। ये नहीं समझिएगा कि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद क्लास खत्म हो गई, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, वो भी छोटी रहेगी, और इसका सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में रहेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। पोटेंशियोमीटर मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ईएमएफ क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय अ सेल। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेल के ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस जब पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है, तब प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बचता है, यानी सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करता है, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और हमने ये देखा था कि जब सेल काम करता है, यानी जब सेल में से करंट फ्लो होता है, तो E ग्रेटर देन V होता है, यानी EMF ज्यादा और पोटेंशियल डिफरेंस कम। हमने ये देखा था कि जैसे ये सेल है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का EMF E है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, EMF है 2 वोल्ट। ठीक है, जब इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, सेल की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, जब इसको कनेक्ट कर देंगे हम, तो इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ड्रॉप करेगी, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। ये हमने सीखा था। ये वोल्टेज ड्रॉप जो है V इज इक्वल टू आई आर, ये इसके प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एक्सटर्नल सर्किट को मिलता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। जबकि EMF है E। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप करेगी? द आंसर इज यस। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप करेगी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों मिलके कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे? 2 वोल्ट, क्योंकि सेल की EMF है 2 वोल्ट। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल ड्रॉप किया 0.5 वोल्ट, इसने कितना ड्रॉप किया? 0.5 वोल्ट। अगर IR की वैल्यू आ रही है 0.5, टोटल है 2, अगर ये 0.5 हुआ तो ये कितना रहेगा? ये रहेगा 1.5। दिस 1.5 इज V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, एंड EMF E 2 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट। इससे समझ में आया कि सेल का EMF जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कोई भी सेल ऑफर कर सकता है। लेकिन जब उसमें से करंट फ्लो कराते हैं, तो एक्चुअली जितना उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है सर्किट में। क्यों कम मिलता है? क्योंकि सेल के अंदर भी करंट फ्लो होता है और अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है। जब ड्रॉप कर देती है तो वो खुद मतलब वोल्टेज खा गई, वोल्टेज ड्रॉप कर दिया, तो एक्सटर्नल सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम मिला। जैसे इस केस में EMF 2 वोल्ट था, 0.5 वोल्ट अंदर ही अंदर खत्म हो गया। जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तब अंदर ही अंदर 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो एक्सटर्नल सर्किट को 1.5 मिला। ये जो 1.5 एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाइल दिस इज द EMF। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर। अगर ये इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें मेजर करना है, तो हम एक डिवाइस लगाएंगे वोल्ट मीटर पैरेलल में। ये हम सब लोगों को मालूम है। अ वोल्ट मीटर इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लस
और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। वी कैन इजीली फाइंड आउट कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, ईएमएफ कैसे निकालेंगे? कैन वी फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग वोल्ट मीटर? द आंसर इज नो। We can only find out the terminal potential difference or any other potential difference with the help of voltmeter. We cannot find out the EMF of a cell using potentiometer. The question is why? I'll tell you why. चलिए, यहाँ पर external resistance हमने नहीं लगाई, हमने सेल को डायरेक्ट अगर वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? वोल्टमीटर की खुद की भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, राइट? जब ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सर्किट में से करंट फ्लो होगा, राइट? अगर हमने किसी सेल को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने पर क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा और ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जब ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। 2 वोल्ट में से अगर ये, या 2 वोल्ट की बजाय इस बार मान लेते हैं 5 वोल्ट का सेल है, तो 5 वोल्ट में से अगर इसने हाफ वोल्ट खा लिया तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 4.5 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा? 4.5, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी करंट फ्लो होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगी तो प्लस और माइनस के बीच में, यानी वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, पैरेलल है ना, दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस 5 वोल्ट से कम मिलेगा। तो आप वोल्ट मीटर से भी ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। ईएमएफ मेजर करने की सबसे बेसिक कंडीशन ये है कि सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी करंट थ्रू द सेल। इज दैट क्लियर? सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तभी हमें ईएमएफ मिलेगा, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। We measure the potential difference with the help of voltmeter. We cannot measure the EMF of a cell with the help of voltmeter, because when we connect the voltmeter, the circuit will be completed, and if the circuit is completed, there will be a current flow. And if there is a current flow, we cannot measure E, we can measure V. How to measure VE? EMF कैसे measure किया जाए? तो फिजिसिस्ट ने दिमाग लगाया, EMF कैसे measure किया जाए? तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेल के ईएमएफ को मेजर करता है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ईएमएफ मेजर करता है। ठीक, ये पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। ये डायग्राम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आप जब आपके लैब में जाएंगे तो, या आप एक काम कीजिए, गूगल पर सर्च करके देखिए पोटेंशियोमीटर, तो आपको इमेज दिखाई देगी। तो वो इमेज पोटेंशियोमीटर की होगी। आप लोगों ने लैब में पोटेंशियोमीटर कई बार रखा देखा होगा, पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा क्योंकि आप अभी 12th क्लास में आए हैं और स्कूल खुले नहीं है तभी से। ठीक है, आप स्कूल खुलेंगे जब इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इसके एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी भी हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, अभी आप समझिए पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके का रहता है। इसमें एक बोर्ड रहता है, वुडन बोर्ड, जिसमें बहुत सारे वायर्स लगे रहते हैं एक के बाद एक। ये यहाँ से मान लेते हैं ए पॉइंट से शुरू हुआ तो एक वायर रहेगा। ये यूजुअली ये वायर नाइक्रोम का होता है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, नाइक्रोम, मैंगनीज, कांस्टेंटन, कोई भी ऐसा वायर जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है वो यूज कर सकते हैं। यूजुअली नाइक्रोम का होता है। तो ए से ये वायर निकला, इधर तक लगा। दिस इज 1 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर स्केल लगा रहता है, यू कैन सी दिस स्केल। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। तो ये 1 मीटर लॉन्ग वायर रहेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी रहेगी और स्ट्रिप के बाद यहाँ से फिर से 1 मीटर लॉन्ग वायर लगा रहेगा, फिर स्ट्रिप रहेगी, फिर 1 मीटर लॉन्ग। इस तरीके से 10 वायर्स लगे रहते हैं। हम लोगों के स्कूल में जो लैब में जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें कितने वायर्स होते हैं? 10 वायर्स। हर एक वायर 1 मीटर लॉन्ग का होता है। तो टोटल कितना हो गया? 10 मीटर लॉन्ग। कुछ पोटेंशियोमीटर 5 मीटर लॉन्ग वायर रखते हैं। छोटे पोटेंशियोमीटर होते हैं पतले, उसमें सिर्फ 5 वायर रहेंगे। पर हम लोगों की लैब्स में आपको 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर मिलेगा।
ठीक है। हर एक वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 10 वायर्स की लेंथ 10 मीटर। अब आप लोग सोचेंगे कि 10 मीटर लॉन्ग वायर क्यों, वाई नॉट 1 मीटर, वाई नॉट हाफ मीटर, छोटा सा बना लेते, बड़ा क्यों? यू विल गेट टू नो द रीजन लेटर ऑन, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। इसमें वायर होता है, ये 2 पॉइंट्स है। ठीक है, अब एक पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, दूसरे पॉइंट को हमने नाम दे दिया यहाँ पर B। अब A से हमने क्या कनेक्ट किया, एक सेल कनेक्ट किया। ठीक है, ये बड़ा सा सेल दिखाई दे रहा है, बहुत सारे सॉरी बैटरी है बड़ी, बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। तो प्लस को हमने A से जोड़ दिया और माइनस को हमने की और रियोस्टैट से होता हुआ B पर जोड़ दिया। अब ये रियोस्टैट क्या होता है, रियोस्टैट को हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं। रियोस्टैट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो खुद वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है ताकि सर्किट में कुछ और वोल्टेज मिले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट, इस सेल का ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। रियोस्टैट में ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये स्लाइड वाला नॉब होता है, स्लाइड वाला नॉब। रियोस्टैट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने रियोस्टैट किया भी है क्लास 10th में, जब आपने ओम्स लॉ की एक्टिविटी की थी तब आपने रियोस्टैट का यूज किया था, याद आ जाएगा आपको। तो ये रियोस्टैट जो है, अगर इसकी इतनी रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये 10 वोल्ट है, इतनी रेजिस्टेंस ने मान लेते हैं 5 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, तो अब सर्किट को कितना मिलेगा, 10 में से 5 इधर चला गया तो इधर कितना मिला 5। अगर हम नॉब को स्लाइड करके इधर ले जाएंगे, स्लाइड करके हमने नॉब को इधर पर लेकर चले गए, तो सर्किट की रेजिस्टेंस कुछ कम होगी, पहले ज्यादा थी अब कम बची, तो ये कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जैसे मान लेते हैं 10 में से इसने सिर्फ 2 ड्रॉप किया तो सर्किट को कितना मिला, 10 में से 2 यहाँ चला गया तो सर्किट को कितना मिला 8। ठीक है, तो सर्किट को कितना वोल्टेज देना है ये हम यहाँ से भी रियोस्टैट के नॉब को स्लाइड करके हम सर्किट के वोल्टेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आया? तो अगर आपको सर्किट में मिलने वाले वोल्टेज को चेंज करना है तो आप किसका यूज करेंगे, रियोस्टैट का। इज दैट क्लियर? रियोस्टैट का यूज करके हम वोल्टेज को लगातार यहाँ चेंज करते चले जाएंगे। ये जो सेल है ये बड़ा सेल है, इसका नाम होता है ड्राइवर सेल। क्या नाम होता है इसका, ड्राइवर सेल। ठीक है, ड्राइवर सेल के माइनस को की और रियोस्टैट से कनेक्ट करके बी से कनेक्ट कर देते हैं और ड्राइवर सेल के प्लस को हम ए से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम ए से ही उस सेल को कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ हमें निकालना है, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। आपको ईएमएफ निकालना है किसी सेल का, वो सेल जिसका ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है, उसको हम एक्सपेरिमेंटल सेल कहेंगे। तो ये वाला सेल कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल सेल जिसका ईएमएफ आप निकाल रहे हैं, और ये वाला सेल कहलाएगा ड्राइवर सेल। ठीक है, जिसका ईएमएफ आपको पहले से पता है और वो कितना वोल्टेज दे रहा है वो भी आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने ईएमएफ निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेल कनेक्ट किया, इसका भी प्लस ए पॉइंट से जोड़ा और माइनस को गैल्वेनोमीटर से होता हुआ एक पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं जॉकी। इस टाइप का कुछ रहेगा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सामने पॉइंटेड रहेगा और यहाँ से वायर कनेक्ट करके हम वायर को स्लाइड करते हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज जॉकी। जॉकी जिस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन दे देगा गैल्वेनोमीटर में, उस पॉइंट को हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे, जो कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन मीटर ब्रिज में भी सीख चुके हैं। उसी तरीके से नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में हम निकालते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है ये अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, और गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है इधर दिस साइड और दिस साइड, तो इसका मतलब सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर हुआ ये। ठीक, अब क्या होगा, जिस सेल का ईएमएफ हमको निकालना है, ठीक है, उसका हमने प्लस ए पॉइंट से कनेक्ट किया और इस सेल का भी प्लस ए पॉइंट से कनेक्ट किया। मैंने आपको बता चुका हूं कि जब दो सेल के प्लस, जैसे कि मान लेते हैं कि ये सेल है, ये 5 वोल्ट का है और इसके साथ दूसरा सेल का भी हमने प्लस टू प्लस जोड़ दिया, अगर ये मान लेते हैं 2 वोल्ट का, ठीक है, और कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सर्किट से, तो क्या होगा, जब सेल के प्लस से प्लस कनेक्टेड हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपोजिंग ईएमएफ। लेकिन अगर ये ऐसा होता,
तो इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग ईएमएफ, प्लस से माइनस को जोड़ा है। तो इन केस ऑफ सपोर्टिंग ईएमएफ कितना सेल का ईएमएफ बनता है, ये 5 + 2 यानी कि 7 वोल्ट बनता है, ठीक है, 7 वोल्ट। लेकिन हमने अगर उल्टा करके लगा दिया ऐसा, ऐसे, तो क्या होगा, प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दिया, एक सेल इस साइड करंट फ्लो कराना चाह रहा है जबकि दूसरा सेल इस साइड करंट फ्लो कराना चाह रहा है, इसको हम कहेंगे ऑपोजिंग ईएमएफ। जब ऑपोजिंग ईएमएफ होता है तो इन दोनों का इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा, इस साइड 5 जा रहा है, इस साइड 2 जा रहा है, तो कितना बचेगा, 5 - 2 यानी कि 3 वोल्ट। यानी ये एक ही सेल बन जाएगा जिसका ईएमएफ कितना निकलेगा, 3 वोल्ट। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा, बड़े सेल के अकॉर्डिंग या छोटे सेल के अकॉर्डिंग। अगर 3 वोल्ट का ईएमएफ आ रहा है, 5 में से 2 माइनस किया 3, करंट बड़े सेल के अकॉर्डिंग फ्लो होगा। इसका प्लस ये है, माइनस ये है, तो प्लस से माइनस ऐसे करंट फ्लो होगा। इसका मतलब 2 के प्लस में करंट जाएगा और 2 के माइनस में से करंट निकल के इसमें जाएगा, मतलब करंट बड़े सेल के अकॉर्डिंग फ्लो होता है, ठीक है। दैट इज सपोर्टिंग एंड ऑपोजिंग ईएमएफ। तो अब आप बताइए, इस सेल का प्लस भी ए पॉइंट से जुड़ा है, इस सेल का प्लस भी ए पॉइंट से जुड़ा है, प्लस को प्लस से जोड़ दिया तो कौन सा ईएमएफ हुआ, ऑपोजिंग ईएमएफ। ऑपोजिंग ईएमएफ के केस में किसकी चलती है, किसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होता है, बड़े सेल के अकॉर्डिंग। अब ये ध्यान में रखना, ड्राइवर सेल का ईएमएफ ज्यादा रखना है, ठीक है, ड्राइवर सेल का ईएमएफ ज्यादा रखना है, इसका ईएमएफ इस एक्सपेरिमेंटल सेल से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो जब ऑपोजिंग ईएमएफ होगा तो करंट किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा, इस सेल के अकॉर्डिंग। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर, तो बड़े सेल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब आप ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, बड़ा सेल ये है, यानी ए पॉइंट से वोल्टेज ड्रॉप होता हुआ मान लेते हैं जब बी तक जाएगा तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। मान लेते हैं ये बड़े सेल का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस वो दे रहा है या ईएमएफ व्हाटएवर, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ये जो बड़ा सेल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वो है, मान लेते हैं 10 वोल्ट। कितना है, मान लो फॉर एग्जांपल कितना है, 10 वोल्ट। तो ए पॉइंट पर 10 रहेगा, मैंने आपको बताया था जितना भी सेल का वोल्टेज है मान लो वो प्लस पर है, माइनस पर जाते जाते वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये ए और बी के बीच में 10 वोल्ट दे रहा है ड्राइवर सेल, ठीक है। तो यहाँ से 10 वोल्ट घटते 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 इधर पे कुछ कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1 और बी तक जाते जाते कितना हो जाएगा, 0। यानी पूरे वायर पर जो वोल्टेज ड्रॉप डिटरमाइन होगा वो किससे होगा, ड्राइवर सेल से, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेल है ये सिर्फ वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, ठीक है, इसके लेंथ के अलोंग, ठीक। अब ये तो क्लियर हो गया कि ए और बी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है वो कौन करा रहा है, ड्राइवर सेल, क्योंकि ये बड़ा सेल है इन दोनों में से, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये अगर 10 वोल्ट का दे रहा है तो ए पर 10 वोल्ट मानना है, और यहाँ से घटते 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 वोल्टेज ड्रॉप होते होते बी तक पहुंचते पहुंचते वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसे जैसे V बढ़ता है वैसे वैसे L भी बढ़ता है। अच्छा ये बताओ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। अब R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। R की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू रो इंटू L अपॉन A। अब अगर मान लेते हैं करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ही वायर की, और इस वायर में से फ्लो होने वाला करंट भी कांस्टेंट कर दिया जाए, और वायर जो है उसका मोटाई सेम है पूरे में, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस भी सेम रहेगी, तो आई, रो और ए ये तीनों चीजें अगर कांस्टेंट हो जाएंगी तो वेरिएबल कौन रहेगा, एल, यानी हमें क्या मिलेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती चली जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। मैंने आपको बताया था A से वोल्टेज ड्रॉप होते होते यहाँ पर ऐसे ऐसे कम होते होते यहाँ पर 0 होगा। आप ध्यान से समझिए, A से यहाँ पर मान लेते हैं 10 वोल्ट है, क्योंकि ये 10 वोल्ट दे रहा है, तो A पर 10 और B पर जो माइनस से जुड़ा है उस पर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। A 10 दे रहा है, यहाँ पर घटते घटते यहाँ तक कितना हो गया 9, यहाँ तक कितना हो गया 8, फिर यहाँ तक कितना हो गया 7 6, ऐसा होता जा रहा है।
अब यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, तो इन दोनों के बीच में जैसे मान लेते हैं दिस इज ए दिस इज सी, ए पर कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, सी पर कितना वोल्ट है 9 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो V जो है इस लेंथ के अलोंग, ये जो L लेंथ है इसके अलोंग कितना हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 9 से घटकर 8 वोल्ट हो गया, वोल्टेज ड्रॉप होता चला जा रहा है, घटते घटते यहाँ पर 0 होगा, राइट। अब A से ये D पॉइंट है मान लेते हैं, A से घटते घटते यहाँ तक 8 वोल्ट अगर बचा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। समझ में आया? इसका मतलब वायर की लेंथ के अलोंग जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ते चली जाएगी, यहां से लेकर वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी सुनिए। जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ते चली जाएगी वैसे वैसे उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता चला जाएगा। ये तो सब लोगों को अब क्लियर हो गया है। अब आगे समझिए इस सेल का क्या यूज है। यहाँ पर ये सेल का प्लस भी इधर ही पे लगा है, ऑपोजिंग ईएमएफ। इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके जब जॉकी को ए पॉइंट से स्लाइड करेंगे, यहां से इधर तक ले जाएंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि ये वाले सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट। कितना है मान लो, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये कितना है 2 वोल्ट, जबकि ये ए से बी तक 10 वोल्ट ड्रॉप करा रहा है, तो ए से बी के वायर के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर इसने कितना, इसका वोल्टेज ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, अब ए से बी तक यहाँ तक जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब ड्राइवर सेल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वोल्टेज ड्रॉप कितना कर रहा है 1 वोल्ट। अब अगर हम जॉकी को यहाँ पर रखेंगे तो इस सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये सेल दे रहा है 2 वोल्ट का और ये सेल दे रहा है 1 वोल्ट का ईएमएफ, तो किसकी चलेगी, ये वाले सेल की। अभी ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, यानी इसके प्लस से माइनस। यहाँ अगर जॉकी को इधर कनेक्ट कर दिया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक ड्राइवर सेल ने 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप किया, जबकि एक्सपेरिमेंटल सेल 2 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक के बीच में जॉकी को इधर रखा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ड्राइवर सेल ने 1 वोल्ट दिया, एक्सपेरिमेंटल सेल ने 2 वोल्ट दिया। किसकी चलेगी, इसकी। तो इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, ये प्लस से माइनस करंट फ्लो होने लगेगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस साइड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम और आगे बढ़ जाएं इधर पर, तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है ड्राइवर सेल पर, लेकिन इसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, एक्सपेरिमेंटल सेल की चलेगी और इसके प्लस से माइनस में करंट फ्लो होगा, डिफ्लेक्शन यही मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं इधर पर आ जाते हैं, तो यहाँ तक ड्राइवर सेल ने भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किया और एक्सपेरिमेंटल सेल ने भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किया और दोनों ऑपोजिंग हैं, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 2 - 2, मतलब कितना 0, मतलब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तब इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को हम कहेंगे बैलेंस्ड पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। अगर हम उससे और आगे चले जाते हैं, यानी यहां से फिर इधर पर आ गए और इतने, यहां पर अगर हम जॉकी को लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते बढ़ते हो सकता है यहाँ पर 2.5 या 3 वोल्ट हो जाए। तो अब यहां से यहां तक ड्राइवर सेल ने 3 वोल्ट दिया, जबकि ये तो 2 ही दे रहा है, राइट। तो अब किसकी चलेगी, ड्राइवर सेल की। ड्राइवर सेल की चलेगी तो ड्राइवर सेल के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, जबकि ये उल्टे डायरेक्शन में दे रहा था। अब इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो गैल्वेनोमीटर में ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलने लगेगा। इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट से पहले एक्सपेरिमेंटल सेल की चलेगी और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट के बाद ड्राइवर सेल की चलेगी। एग्जैक्टली नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर हमें, जैसे मान लेते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ आ रही है L, नल डिफ्लेक्शन की पॉइंट कितनी आ रही है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ आ रही है L, तो वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V = I ρ/A × L। अगर I ρ/A ये कांस्टेंट है, इसको हम कह देते हैं K,
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KL। अगर हमें K की वैल्यू पता चल जाए और L की यानी बैलेंसिंग लेंथ की पता चल जाए वैल्यू, तो हम वहां से वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और वही पोटेंशियल डिफरेंस सिंस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है यानी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, EMF ऑफ सेल के बराबर। समझ में आया? ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को प्लस को पॉइंट ए से जोड़ना है और वायर के ऊपर स्लाइड करते 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 नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट पर जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ को K से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द EMF ऑफ द सेल। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। अब यहाँ पर K जो है ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू I रो अपॉन A है। इसको निकालने का एक और तरीका है, अगर V इज इक्वल टू K अपॉन L, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, अगर V इज इक्वल टू K इंटू L, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, V अपॉन L, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको V अपॉन L की वैल्यू पता चल जाएगी, हर यूनिट लेंथ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसको हम K से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल जाए V अपॉन L की वैल्यू, तो आप EMF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो के लिए इतना काफी है। E is equal to K into L, पोटेंशियल ग्रेडियंट है K is the पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद का आपको सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में मिलेगा, जो इसके तुरंत बाद आपको देखना है। तो डोंट गो अवे, यू हैव टू सी द वीडियो हियर इटसेल्फ। इसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है उसको आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच।